तो अर्ज किया है, अर्ज किया इंग्लिश में, रोजेज आर रेड एंड वायलेट्स आर ब्लू. Roses are red and violets are blue. Students like you are very few. शायरी खत्म हो गई और पता भी नहीं चला. तो आज का ये सेशन बहुत ही खास है दोस्तों. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं IMP डिस्टिंग्विश बिटवीन. क्लास 12th इकोनॉमिक्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश जो पास पेपर्स में आ चुके हैं, ऐसे कुछ डिस्टिंग्विश हम अगले कई सेशंस के अंदर डिस्कस करने वाले हैं. और जब बात करें हम इसी डिस्कशन की, ठीक है दोस्त, कॉशियस होने का मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप भी अपने, ये भी अपने, हम सब एक दूसरे के हैं. तो चलिए तेजी से बढ़ते हैं आगे. सैंपल पेपर सॉल्विंग सीरीज इकोनॉमिक्स क्लास 12 की ये. और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप नए हैं तो पास पेपर्स का प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी होता है, और ऐसे में ओसवाल पब्लिकेशन की सैंपल पेपर की ये जो बुक है ये आपके बहुत काम आएगी. और अगर आपको ये बाय करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है. इसको बाय करने के लिए आप मेरा लिंक यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप JR10 ये कोड यूज़ करके 10% का डिस्काउंट भी हासिल कर सकते हैं. तो ज़रूर ओसवाल के सैंपल पेपर्स का सॉल्यूशन बाय कीजिएगा और उससे प्रैक्टिस कीजिएगा. बोर्ड एग्जाम की पूरी एक्टिविटी शीट है इसके अंदर, 5 प्रैक्टिस पेपर्स जिसमें 2 बोर्ड एग्जाम के पेपर्स भी शामिल हैं, और साथ ही साथ दोस्तों सॉल्यूशंस भी इसके दिए हुए हैं. तो ये बहुत आपको काम आएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा, एंड एक सिस्टमैटिक वे में आप आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे. तो चलिए बढ़ते हैं आगे और फटाफट से देखते हैं कि आज एग्जैक्टली हम कवर क्या करने वाले. तो 5 डिस्टिंग्विश है अपने पास. कितने डिस्टिंग्विश है? 5. ये 5 अलग अलग डिस्टिंग्विश हम कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहला कॉमन डिस्टिंग्विश एक्सपांशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है. इसके अलावा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड एंड परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. देन वी हैव सिंपल इंडेक्स नंबर एंड वेटेड इंडेक्स नंबर्स. इसके अलावा इंटरनल डेट और एक्सटर्नल डेट, और आखिर में ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ मनी मार्केट. दोस्तों बिफोर वी स्टार्ट विथ द आंसर्स ऑफ दीज डिस्टिंग्विश, वी शुड ऑल्सो नो हाउ टू अटेम्प्ट डिस्टिंग्विश इन इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स के अंदर डिस्टिंग्विश लिखना ये ओसी और एसपी से थोड़ा अलग है, और इसीलिए आपको पहले पता होना चाहिए कितना लिखना है, कितने मार्क्स के लिए आने वाला है. तो ऑलवेज रिमेंबर कि ओसी एसपी में डिस्टिंग्विश का वेटेज ज्यादा होता है, और इसीलिए पॉइंट्स भी ज्यादा लिखने पड़ते हैं. लेकिन यहां पर इकोनॉमिक्स के अंदर डिस्टिंग्विश बिटवीन का वेटेज सिर्फ 2 मार्क है. 2 मार्क का 1. ऐसे कितने लिखने हैं अपने को? एनी 3. कितने लिखने हैं? एनी 3. तो 2 3s 6 मार्क्स के लिए डिस्टिंग्विश बिटवीन बोर्ड एग्जाम में आता है. 6 मार्क्स के लिए आपको ये डिस्टिंग्विश करना है. 2 मार्क का 1 है. अब सिंपल सी बात है दोस्तों, 2 मार्क के लिए 5-5 6-6 पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है. 2 मार्क के लिए कितना पॉइंट लिखो, ये कॉमन सवाल आप सबके मन में होता है, और मेरा एडवाइस बहुत सिंपल है, 3 से 4 पॉइंट ही लिखना है. 3 से 4 पॉइंट कंस्ट्रक्टिव और अच्छा होना चाहिए, जिसमें पहला पॉइंट हमेशा मीनिंग होना चाहिए. यहां पर आपको ओसीएसपी जैसा हेडर लिखने की जरूरत नहीं है. इकोनॉमिक्स में आप डायरेक्टली पॉइंट लिख सकते हो, एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि पहला पॉइंट जो भी डिस्टिंग्विश है उसका मीनिंग होगा. उसके बाद पॉइंट ऑफ डिफरेंस, यानी क्या अलग है दोनों के अंदर, वो आप लिखिए. टोटल 3 से 4 पॉइंट लिखो, उससे ज्यादा लिखो ही मत, टाइम वेस्ट हो जाएगा, और इकोनॉमिक्स का पेपर लेंदी होता है, कंप्लीट नहीं होगा. तो ऑलवेज रिमेंबर 2 मार्क के लिए कितना पॉइंट? 3 से 4 पॉइंट. अगर आपको थोड़ा भी 1-2 पॉइंट में ऐसा कच्चा लगता है तो 4 लिखो, और आपको लगता है नहीं परफेक्ट लिखा है मैंने, तो 3 लिखोगे तो भी मोर देन इनफ है. ओके, सो लेट अस बिगिन विद अवर फर्स्ट डिस्टिंग्विश. सबसे पहले डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सपांशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. दोस्तों यहां पर सबसे पहले अगर हम देखें तो मैंने 3 पॉइंट्स ही दिए हैं यहां पर, और स्पेसिफिक 3 पॉइंट है. सबसे पहला, एक्सपांशन ऑफ डिमांड रेफर्स टू अ राइज इन डिमांड ओनली ड्यू टू फॉल इन प्राइस. एक्सपांशन यानी डिमांड का बढ़ना, एक्सपांशन यानी डिमांड का बढ़ना, एक्सपांशन यानी डिमांड का बढ़ना, एक्सपांशन यानी डिमांड का बढ़ना. और ये डिमांड का बढ़ना जो है ये कैसे है, क्यों है? तो बिकॉज ऑफ फॉल इन प्राइस.
प्राइस जो है वो गिरा, कम हुआ, इसीलिए डिमांड बढ़ा। आपको हमेशा जब भी ऐसा कुछ डिस्टिंग्विश आएगा ना आदि, तो याद क्या रखने का, अपना मंत्र याद रखने का, प्राइस ऊपर डिमांड नीचे, प्राइस नीचे डिमांड ऊपर। वही यहां पर आपको मीनिंग में लिख देना है। एक्सपांशन यानी बढ़ना, कॉन्ट्रैक्शन यानी कम होना। तो बढ़ेगा कब, जब प्राइस नीचे जाएगा। प्राइस फॉल हुआ तभी तो डिमांड एक्सपांशन हुआ ना। सिमिलरली अगर बात करें कॉन्ट्रैक्शन की, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड रेफर्स टू अ फॉल इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन यानी डिमांड का कम होना। कम कब होता है, ओनली ड्यू टू राइज इन प्राइस, ओनली ड्यू टू राइज इन प्राइस। मतलब प्राइस ऊपर गया तो डिमांड नीचू, प्राइस ऊपर तो डिमांड नीचू। पहला पॉइंट समझा क्या एवरीबॉडी? इसमें हमने मीनिंग बताया कि एक्सपांशन क्या है और कॉन्ट्रैक्शन क्या है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, एक्सपांशन ऑफ डिमांड टेक्स प्लेस सोली ड्यू टू फॉल इन प्राइस, ऑल अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। बाकी सारे फैक्टर सेम सेम, बाकी सारे फैक्टर सेम सेम, उसमें कोई चेंज आता नहीं है। इनकम, टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस वगैरह हमेशा सब कुछ क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। दूसरी तरफ अगर यहां पर हम देखें तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड टेक्स प्लेस सोली ड्यू टू राइज इन प्राइस, ऑल अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड रिमेन। तो अगर आप ध्यान से देखो ना, तो इधर भी फॉल इन प्राइस है, इधर भी फॉल इन प्राइस है। ऐड क्या किया इधर अपन ने, ऑल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, ऑल अदर फैक्टर्स आर। बात करें दोस्तों तीसरे पॉइंट की, तो एक्सपांशन ऑफ डिमांड इज शोन बाय द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन द सेम डिमांड कर्व। जब सेम डिमांड कर्व जो हमारी होती है, उस डिमांड कर्व पे डाउनवर्ड ट्रेंड देखने मिलता है, तो उसे एक्सपांशन कहते हैं। और अगर यहां देखें तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड इज शोन बाय एन अपवर्ड मूवमेंट ऑन द सेम डिमांड कर्व। यहाँ पे डाउनवर्ड मूवमेंट है, यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट है। डाउनवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट। याद रखो, अगर आपको लगता है कि मेरे पास टाइम भी और मैं फटाफट लिख रहा हूं, तो आप चौथे पॉइंट में ऐसे डिस्टिंग्विश में डायग्राम बनाओ। जो डायग्राम अपने टेक्स्ट बुक में एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन का दिया हुआ है, इजी है, एक ही टाइप के सारे डायग्राम है। मेरा एक वीडियो भी है जिसमें मैंने सारे डायग्राम्स डिटेल में एक्सप्लेन किए। तो अगर आप वो 1.5x पे भगा के भी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि डायग्राम कैसे इजीली शॉर्टकट वे में बना सकते हैं। तो अगर चौथे पॉइंट में आपको चाहिए ही चौथा पॉइंट लिखना ही है, तो डायग्राम बना सकते हो ऐसे वाले डिस्टिंग्विश में, जैसे इंक्रीज इन डिक्रीज का डिस्टिंग्विश आया, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन का आया। तो ऐसे में आप चौथे पॉइंट में क्या बना सकते हो, डायग्राम बना सकते हो। ये 3 पॉइंट क्लियर है, पहला डिस्टिंग्विश क्लियर हो रहा है एवरीवन? इजी एकदम। ऐसे ही फॉर्मेट में बोर्ड एग्जाम में लिखने का, एक पेज पे एक ही डिस्टिंग्विश लिखने का, एक पेज पे एक डिस्टिंग्विश। ऊपर बच गया, नीचे बच गया, चलेगा। अपन ने बोर्ड एग्जाम का फीस भरा है, बोर्ड को सप्लीमेंट लेने का है, अपने को पैसा वसूल करने का, तो शर्माने का नहीं। एक पेज पे एक डिस्टिंग्विश, 3-4 मस्त साल जगह छोड़ के 3 पॉइंट लिखो, परफेक्ट। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला डिस्टिंग्विश है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड एंड परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। अब ये दोस्तों हम लोगों ने 3B में पढ़ा है। 3B है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर, और उसके अंदर हमें ये टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी में दिखता है। यहाँ पर मैंने 4 पॉइंट लिए हैं क्योंकि कुछ पॉइंट एकदम छोटे से हैं, तो कई बार एग्जामिनर सोचता है इसको आता नहीं है, तो 4 पॉइंट भले यहाँ पर आप लिख सकते हो। क्या है इसमें, तो व्हेन स्लाइट और जीरो चेंज इन प्राइस brings about infinite change, brings about infinite change। infinite म्हणजे वाघाचे पंजे, बहुत ज्यादा। infinite मतलब बहुत ज्यादा, infinite मतलब बहुत ज्यादा, जिसे नाप तोल नहीं सकते, जिसे मेजर नहीं कर सकते, उतना ज्यादा चेंज जब आए तो उसे हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। इन द क्वांटिटी ऑफ डिमांड इट इज कॉल्ड एज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। चेंज कैसा है, इनफाइनाइट है। चेंज कैसा है, इनफाइनाइट। मतलब प्राइस में तो यार जीरो और स्लाइट चेंज ही आया है। प्राइस में पांडे कैसा चेंज आया, स्लाइट या जीरो, लेकिन डिमांड बहुत बदल गया। जब स्लाइट और जीरो चेंज की वजह से डिमांड बहुत ज्यादा बदल जाए तो उसे कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। समझे, याद आ रहा है? दूसरी तरफ परफेक्टली इन इलास्टिक, इसका ऑपोजिट क्या है, when change in price of commodity has no effect, has no effect, has no effect। प्राइस बदला है लेकिन डिमांड पे कोई असर नहीं हुआ, नो इफेक्ट, डिमांड पे कोई असर नहीं हुआ, नो इफेक्ट, देन माय डियर स्टूडेंट इट इज कॉल्ड एज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। पहला दोनों में क्या लिखा, मीनिंग लिखा भाई। देखो OCSP जैसा कोई पॉइंटर लिख रहा है कि अपन नहीं लिख रहे, इको में लिखना ही नहीं है।
लेकिन वो समझे वाली बात है कि आपको पहला पॉइंट मीनिंग ही लिखना है, अंडरस्टूड। दूसरे में वहां पर हम सिंबॉलिकल एक्सप्रेशन दे रहे हैं कि सिंबॉलिकली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड को ईडी इज इक्वल टू इनफाइनाइट लिखते हैं और सिंबॉलिकली इनइलास्टिक को ईडी इज इक्वल टू 0 लिखते हैं। समझे, इजी था दूसरा पॉइंट। तीसरा, डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हमने जो हमारा डायग्राम वाला सेशन था जिसमें मैंने आपको 5 डायग्राम एक साथ बनाने को सिखाया था, उसमें मैंने बना के दिखाया था कि यार ये जो अपना परफेक्टली इलास्टिक है इसके अंदर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है और ये जो परफेक्टली इलास्टिक है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, एक्स एक्सिस के, याद है क्या? और ये वाला जो होता है वो क्या है? वाई एक्सिस को पैरेलल होता है। याद है कि नहीं आप लोग? तो वही सिंपल सा बात है, डिमांड कर्व एक्सिस हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और ये है पैरेलल टू वाई एक्सिस। इजी। दूसरी तरफ आखिरी पॉइंट देखें तो इट इज ओनली अ थियोरिटिकल पॉसिबिलिटी, क्योंकि ऐसा आजकल पॉसिबल नहीं है कि जरा सा प्राइस चेंज हो और डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो जाए। तो ये थियोरिटिकल पॉसिबिलिटी है, देयर इज नो प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ दिस। वेयरएज यहाँ पे अगर देखें तो सॉल्ट, वाटर, मेडिसिन जैसे कुछ केसेस हैं, कुछ कमोडिटीज हैं जिसका डिमांड कैसा है? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड है, क्योंकि नमक लगता ही है लोगों को, खाने में नमक की जरूरत होती है, तो महंगा भी हो जाता है, सस्ता भी हो जाता है, लेकिन उसका डिमांड हमेशा रहता ही है, वो कभी खत्म नहीं होता, बदलता नहीं है ड्रास्टिकली, इसलिए परफेक्टली इनइलास्टिक। वाटर की डिमांड वैसी है, मेडिसिन जैसे ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है, लेनी ही पड़ती है ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को, और इसीलिए इनका डिमांड कैसा है? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। अरे समझा क्या एवरीवन? ये दूसरा डिस्टिंग्विश समझा। इसके अंदर भी अगर आपको लगता है ना तो इसी पॉइंट के साथ डायग्राम बनाओगे तो भी चलेगा। जहां सिंबॉलिकली हम लिखते हैं ना वहीं पे आप डायग्राम भी बनाओगे दोनों का तो भी चलेगा। 5 डायग्राम तो पढ़ना ही है अपने को, बोर्ड एग्जाम में आता ही है कई बार ये क्वेश्चन। 5 डायग्राम जब पढ़ाई है तो यहाँ पे डिस्टिंग्विश में वो काम ही आ जाएगा। देयर आर 5 डायग्राम्स ऑफ दिस 3B प्राइस इलास्टिसिटी को, 5 में से 2 यहाँ बनाने के काम आने वाले हैं। अंडरस्टूड एवरीबडी? इजी पीजी। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। तीसरा डिस्टिंग्विश, सिंपल इंडेक्स, वेटेड इंडेक्स। सिंपल इंडेक्स, वेटेड इंडेक्स, सिंपल इंडेक्स, वेटेड इंडेक्स, सिंपल इंडेक्स, अरे सिंपल इंडेक्स, सिंपल इंडेक्स नंबर और वेटेड इंडेक्स नंबर ये 6ठे चैप्टर का क्वेश्चन है और दोनों की अपनी खासियत है। फिर से मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट डाले हैं दोस्तों। पहले मीनिंग, गड़बड़, घोटाला आ गया, होता है। सिंपल इंडेक्स नंबर इज अ मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर इन विच एवरी कमोडिटी इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस। सिंपल इंडेक्स नंबर की खासियत क्या है कि यहाँ पे एवरी कमोडिटी को कैसा इंपॉर्टेंस है? इक्वल इंपॉर्टेंस है। कैसा इंपॉर्टेंस है? इक्वल इंपॉर्टेंस। कोई स्पेसिफिक को स्पेशल ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन वेटेड इंडेक्स नंबर के अंदर क्या है कि हम कंस्ट्रक्शन करते समय सूटेबल वेट असाइन करते हैं। याद है आपको? Q1, Q0 कॉमन लेते थे अपन कुछ चीजें, ये कॉमन वाली चीजों को हम क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। और ये वेट असाइन करना ही वेटेड इंडेक्स नंबर की स्पेशलिटी है। सिंपल इंडेक्स नंबर में किसी भी एक आइटम को स्पेशल अलग से ट्रीट नहीं करते, लेकिन वेटेड इंडेक्स नंबर में हम सूटेबल वेट्स असाइन करते हैं। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, दिस मेथड कैन बी अप्लाइड टू डिटरमाइन प्राइस, क्वांटिटी एंड वैल्यू। प्राइस, क्वांटिटी और वैल्यू पता लगाने के लिए सिंपल इंडेक्स का पता लगाया जाता है। यहां पर अगर बात करें तो यहां पर प्राइस और स्पेशल पर्पस का एग्जांपल दे सकते हो, प्राइस और स्पेशल पर्पस। फिर इट इज द इजीएस्ट मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। वाकई में सबसे सिंपल है, बेसिक फॉर्मूला पे ये कैलकुलेशन हो जाता है। लेकिन वेटेड इंडेक्स नंबर में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है फॉर्मूला, क्योंकि क्या कॉमन लेना है, क्या वेट लेना है, वो पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि ला या पा, लास्ट पेयर्स प्राइस इंडेक्स से ले या
पाशेज प्राइस इंडेक्स से ले, तो कौन सा है वो डिसाइड करके फिर आप फॉर्मूला से कंपैरिजन करते हो। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और ये थोड़ा इजी है, समझे क्या? सिंपल इंडेक्स नंबर और वेटेड इंडेक्स नंबर, सिंपल इंडेक्स नंबर और सिंपल इंडेक्स नंबर और, समझ में आए क्या एवरीबॉडी? पक्का? आगे बढ़ें, चलिए चौथे वाले पे आ जाते हैं दोस्तों, इंटरनल डेट और एक्सटर्नल डेट। इंटरनल डेट और एक्सटर्नल डेट ये हमारे पब्लिक फाइनेंस का क्वेश्चन है, और आपको मैं ये है ना एक सैंपल पेपर ही करवा रहा हूँ। सैंपल पेपर के अंदर जो 5 डिस्टिंग्विश आए हैं ना वो यहाँ पे अपन सॉल्व कर रहे हैं, और ये आप अच्छे से ये सॉल्यूशंस के साथ लिख के प्रैक्टिस करोगे तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। और इसीलिए मेरा पर्सनल सजेशन है कि ओसवाल की सैंपल पेपर की बुक बहुत काम की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और कोड है JR10 जो परचेज करके आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। उसके अंदर आपको पूरा डिटेल में उन्होंने बताया कि कौन से 4 पॉइंट लिखने चाहिए, कितने पॉइंट लिखने चाहिए, और उससे आपको काफ़ी फायदा हो सकता है। तो यहाँ पर इंटरनल डेट और एक्सटर्नल डेट की बात करें तो व्हेन द गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम इट्स सिटीजन्स, when the government borrows from its citizens, बैंक, सेंट्रल बैंक, लोकल अपने वालों से जब लिया है कर्जा, अंदर वालों से, अपने ही देश में, तो उसे कहते हैं इंटरनल डेट, उसे कहते हैं इंटरनल डेट, उसे कहते हैं घर के अंदर, घर के अंदर, घर के अपने ही लोगों से जब हमने कर्जा लिया तो उसे इंटरनल डेट कहते हैं। और दूसरी तरफ अगर हमने परायों से लिया, घर के बाहर, तो उसे क्या कहेंगे? एक्सटर्नल डेट। व्हेन द गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स, फॉरेन बैंक, इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, कहीं फॉरेन की सरकार से, किसी और देश से हमने कर्जा लिया, तो वो कौन सा डेट है? एक्सटर्नल डेट। डेट बोले तो कर्जा, और ये कर्जा अगर हमने हमारे घर के ही किसी संस्था से लिया है तो वो इंटरनल है, और किसी बाहर वाले से लिया है तो वो एक्सटर्नल है। दूसरा, इट इज वॉलेंटरी और कंपल्सरी इन नेचर, क्योंकि खुद से हम हमारे देश के किसी संस्था से लोन ले रहे हैं तो वॉलेंटरी और कंपलसरी में आता है। लेकिन दूसरी तरफ एक्सटर्नल डेट कंपलसरी नहीं है, ये वॉलेंटरी है। खुद से अगर किसी सरकार को या कंपनी को लगता है नहीं यार अपने देश में तो लोन नहीं, उतना फंड रेज नहीं हो पा रहा है, और फंड की जरूरत है और फॉरेन करेंसी की जरूरत है, तो वो बाहर से फंड रेज कर सकते हैं। तो इट इज वॉलेंटरी बट नॉट कंपलसरी। इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ फॉरेन करेंसी, नहीं सॉरी, यहाँ पर ये गड़बड़ पॉइंट है, मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूं, ये पॉइंट इधर उधर हो गया है। इंटरनल के अंदर याद क्या रखोगे? इट यूजेस डोमेस्टिक करेंसी यानी लोकल करेंसी, बराबर। और यहां पे इट यूजेस व्हाट? फॉरेन करेंसी, क्योंकि एक्सटर्नल है ना, तो एक्सटर्नल बाहर की संस्थाएं हैं, तो बाहर का पैसा फॉरेन करेंसी में आता है, डॉलर्स में आता है, और अपना पैसा है तो वो डोमेस्टिक रुपीज में आएगा, जो अपनी करेंसी रहेगी उसमें आएगा। लास्टली, इट इज लेस कॉम्प्लेक्स फॉर मैनेजमेंट, क्योंकि सारे रूल्स, रेगुलेशन, टैक्स वगैरह सब अपने ही देश के लागू होते हैं, तो ये लेस कॉम्प्लेक्स है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो इट इज मोर कॉम्प्लेक्स फॉर मैनेजमेंट, क्योंकि रूल्स, रेगुलेशन ये सब दूसरे देशों के भी यहाँ पर लागू होते हैं। ये डिस्टिंग्विश समझा क्या एवरीवन? देखो आपने अभी तक अगर नोटिस नहीं किया तो मैं आपको बता दूं डिस्टिंग्विश पूछे कैसे जाते हैं। टोटल कितने डिस्टिंग्विश आने वाले हैं? 5। अभी आपने देखा कुछ स्टार्टिंग के चैप्टर्स के हैं, कुछ पीछे के चैप्टर्स के हैं, और ऐसा ही बोर्ड एग्जाम में भी होता है। कोई स्पेसिफिक चैप्टर में से ही 1-2 डिस्टिंग्विश आएंगे ऐसा नहीं है। अपने को 10 चैप्टर दिए गए हैं, थोड़े माइक्रो में से भी पूछे जाएंगे और थोड़े मैक्रो में से भी पूछे जाएंगे। ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है पेपर्स के अंदर कि माइक्रो के 3 होते ही हैं और मैक्रो के 2 तो होते ही, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज द केस। कई ऐसे भी पेपर्स हैं जिसमें मैक्रो के 3 रहेंगे और माइक्रो के 2 होंगे। पढ़ने वाला अगर थोड़ा सा भी दिमाग से पढ़ेगा तो वो 3 तो लिख ही पाएगा। अगर आप पूरा अच्छे से माइक्रो पढ़ के गए हो तो डेफिनेटली आप 2 लिख पाओगे, और 1-2 चैप्टर भी मैक्रो का किया है अच्छे से और उसमें से डिस्टिंग्विश आता है तो यू कैन डू द थर्ड वन ऑल्सो। 5 में से अपने को 3 करने हैं ना, और 2-2 मार्क के। अगर आपने सारे चैप्टर्स को देखा भी है अच्छे से तो यू कैन राइट वेरी वेल 3 to 4 पॉइंट्स इन इट। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, और आखिरी डिस्टिंग्विश इस सैंपल पेपर का
दैट इज ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ मनी मार्केट। अपना जो मनी मार्केट है, मैंने आपको बताया था कि ये एक पैसे का कुआं है। यहाँ पर शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए लोग आते हैं, शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए यहाँ पर मॉनिटरी इंस्ट्रूमेंट्स का लेन देन होता है। कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फंड, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड्स, याद है। तो ये मनी मार्केट जो है अपना, ये ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज के अंदर हमने देखा था आरबीआई, कमर्शियल बैंक, सब अलग अलग बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, ऑफिशियली सरकारी सब कुछ था, और अनऑर्गेनाइज के अंदर आरबीआई के रेगुलेशंस के बाहर था। तो वही इस डिस्टिंग्विश में हमें देखना है। यस, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 4 पॉइंट्स दिए हैं, और अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहला पॉइंट, द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इंक्लूड्स, और अनऑर्गेनाइज के अंदर फिर से यहाँ पे गड़बड़ किया है हमने, ये ऑर्गेनाइज्ड वाला है और ये अनऑर्गेनाइज्ड वाला है, तो थोड़ा संभाल लेना। अनऑर्गेनाइज के अंदर कौन कौन है? मनी लेंडर्स है, इंडिजीनियस बैंकर है, अनरेगुलेटेड है, बराबर। और ऑर्गेनाइज में कौन है? रिजर्व बैंक है, कमर्शियल बैंक है, कोऑपरेटिव है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डीएफआईस। मतलब बेसिकली वो जो चार्ट है ना अपने टेक्स्ट बुक के अंदर, वो चार्ट ही पूरा का पूरा यहाँ पर आप दो तीन उसके सब पॉइंट्स लिख करके बता सकते हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन कौन है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन कौन है, समझे। अगले पॉइंट में हमने लिखा है दिस सेक्टर कम्स अंडर, ऑर्गेनाइज्ड है तो किसके अंडर आएगा? और अनऑर्गेनाइज डज नॉट कम अंडर आरबीआई, आरबीआई इसमें है ही, समझे। ऑर्गेनाइज में आरबीआई है, अनऑर्गेनाइज में आरबीआई। फिर द इंटरेस्ट रेट्स आर लो एंड बोरोवर्स आर नॉट एक्सप्लॉइटेड, लो नॉट एक्सप्लॉइटेड, लो नॉट एक्सप्लॉइटेड। क्या लो है? इंटरेस्ट रेट। यहां पे इंटरेस्ट रेट्स कैसे हैं? हाई है, और एक्सप्लॉइटेशन भी होता है। यहां पे जमींदार लोग हैं ना, लूटते हैं, ब्याज भी ज्यादा मांगते हैं, मजबूरी का फायदा उठाते हैं। लेकिन यहां पर तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, जो रूल रहेगा उसके हिसाब से ब्याज लेंगे, है कि नहीं। तो यहां पर रेट्स जो है वो लो हैं और एक्सप्लॉइटेशन कम है, वहां पे रेट्स हाई है इंटरेस्ट के और एक्सप्लॉइटेशन ज्यादा है। आखिरी पॉइंट, तो भाई इट मेनली ऑपरेट्स इन अर्बन एरिया, शहरों में ज्यादातर, सेमी अर्बन एरियाज में, और कुछ कुछ रूरल एरियाज में। और ये तो भैया ज्यादातर ऑपरेट्स इन रूरल एरिया, ज्यादातर ऑपरेट्स इन, अरे समझा क्या एवरीबॉडी। यहां पे हमने एक सैंपल पेपर के 5 डिस्टिंग्विश किए हैं, एक सैंपल पेपर के 5 डिस्टिंग्विश। दोस्तों ऐसे ही टोटल 20 से 25 डिस्टिंग्विश हैं जो मैंने निकाल के रखे हैं, मोस्ट आईएमपी डिस्टिंग्विश, और वो रेगुलरली हमको करने हैं। ऐसे हर टाइप के क्वेश्चन, और ऐसे हर टाइप के क्वेश्चंस के मोस्ट आईएमपी पास पेपर्स और प्रैक्टिस पेपर्स में से निकाल के हमें अगले कई दिनों में पढ़ने हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जॉट डाउन करेंगे कि आईएमपी कौन से हैं और वो कहां से कौन से चैप्टर में से आते हैं, और इससे पढ़ने में भी आसानी होती है और प्रिपेयर करने में भी आसानी होती है। तो प्लीज आप अच्छे से ये नोट डाउन कीजिएगा, ये 5 डिस्टिंग्विश लिख के प्रैक्टिस करना, तो लंबे समय तक याद रहेगा। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।